हेलो गाइस, द लर्निंग जीपीटी पे आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन ने चैप्टर 2 के ओवरव्यू के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास के अंदर अपन जो है चैप्टर के डिटेल डिस्क्रिप्शंस को जानेंगे कि जो आपका चैप्टर है द किंग्स फार्मर्स एंड द टाउन्स, जो कि 600 BC टू 600 AD के टाइम पीरियड को कवर करता है, उसके बारे में जो है अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपका सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो कि क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या बात की थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद में मींस 1900 BC के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो चुका था। इसी 1900 से लेके 600 BC जो है आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसके बीच के टाइम पीरियड को जो है वो समझना है। इसी टाइम पीरियड के अंदर अपन देखते हैं आपके ऋग्वेदिक जो है पीरियड आता है। ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर मेनली आपको ऋग्वेदा जो है वो फॉर्म होना शुरू हुए थे। इसी ऋग्वेदिक टाइम पीरियड के अंदर अपन जो है एग्रीकल्चरल कुछ टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चरल जो सेटलमेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एस्टाब्लिश होने लगे थे थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी सारी सेटलमेंट जो है वो एस्टाब्लिश होना स्टार्ट हो चुकी थी। इसी के अलावा साउथ इंडिया के अंदर एक और कल्चर जो है आपका डेवलप होता है, मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर, ये मेगालिथिक कल्चर क्या था इसी टाइम पीरियड के बीच में, इसी टाइम पीरियड के बीच की बात की जाएंगे। मेगालिथिक पीरियड जो कि फर्स्ट मिलेनियम बीसी का टाइम पीरियड एक तरीके से कहें तो वो था। इनका मेनली फॉर्मेशन था, जो भी शव थे, जो भी आपके कॉप्स देखते हो, इन डेड बॉडीज़ जो देखते हो, उन्हीं डेड बॉडीज़ का कैसे डिस्पोज जो था, क्रिमेशन प्रोसेस कैसे था, उसी क्रिमेशन प्रोसेस के आधार पे इस मेगालिथिक कल्चर का जो है डेवलपमेंट देखा गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके ये देखेंगे लॉन्ग स्पैन ऑफ 15 ईयर्स एगो। इसके अंदर आपके आफ्टर द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऋग्वेदिक टाइम पीरियड फ्रेमवर्क जो है वो आपके कवर होने लगा। इसके अलावा जो आपके साउथ इंडिया के अंदर, ये बात साउथ इंडिया की है मेगालिथ्स की, जो कि सेंट्रल एंड साउथ इंडिया के अंदर मेनली फर्स्ट मिलेनियम बीसी के अंदर एस्टेब्लिश्ड जो है वो आपके होने लगा। और इसकी मेनली जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, जो डेड बॉडीज़ का जो था न्यू मोड्स, न्यू जो वेज थे आपके, उनके ऊपर जो है मेनली आपके चर्चा करता है ये आपका मेगालिथिक कल्चर। इसी मेगालिथिक के बाद में जो है आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर 600 BC के अंदर मेनली जो है आपका टाइम पीरियड इस चैप्टर को कवर किया गया, जिसमें जो है आपके अर्लीस्ट स्टेट्स या इस टाइम के अर्लीस्ट एम्पायर जो है वो फॉर्म होना शुरू हुए थे। इन्हीं जो है अर्लीस्ट एम्पायर से अपन चर्चा करना मेनली शुरू करेंगे कि कैसे जो है ये एस्टाब्लिश होना शुरू हुए थे। इसके बारे में मेनली जो है आपके इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो है अपन एक छोटी सी स्टोरी जो है वो देखते हैं कि 19th सेंचुरी के अंदर हिस्टोरियन की जो है मेनली इंटरेस्ट जो है आपका जगह हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री के बारे में जानने के बारे में। उसी के अंदर मेनली आपका जो एक पर्सन आता है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, इसी जेम्स प्रिंसेप जिसने 1930s के अंदर इसने सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस जो है एंशिएंट इंडिया के वो मिले, और इन्हीं इंस्क्रिप्शंस के अंदर जो स्क्रिप्ट थी उस स्क्रिप्ट का नाम था ब्राह्मी एंड खरोस्ती। ब्राह्मी एंड खरोस्ती, इस इंस्क्रिप्शंस को या इस इंस्क्रिप्शन की स्क्रिप्ट जो थी उसको डेसिफर किया सबसे पहले, ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट। अब ये जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले थे, ये इंस्क्रिप्शंस मेनली जो अशोक के बारे में अपन जानते हैं, जो कि मौर्यन रूलर था, उसके बारे में थे। और इसी ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट के अंदर एक वर्ड जो है वो लिखा गया था, मेनली जो आपके कोइंस के ऊपर मेनली एक वर्ड मिलता है, वो वर्ड था पियदसी। पियदसी। अब जब ये लैंग्वेज पढ़ी गई, इस लैंग्वेज के बाद ये पता लगाया गया कि इस पर क्या लिखा गया है, तो ये वर्ड था पियदसी। अब जब इस पियदसी वर्ड का अदर सोर्सेज से कंपेयर किया गया तो इसका मतलब क्या निकल के आया, पियदसी मीनिंग प्लीजेंट टू बीहोल्ड। प्लीजेंट टू बीहोल्ड, इसका लिटरल मीनिंग तो प्लीजेंट टू बीहोल्ड मतलब भगवान का प्रिय, भगवान का प्रिय। प्लीजेंट टू बीहोल्ड, इसका लिटरल मीनिंग तो ये होता है, जब यहाँ पे अदर सोर्सेज से प्रिंसेप ने इसका कंपैरिजन किया कि ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया, तो ये वर्ड जो है आपके अशोक के लिए
यूज़ किया गया, ये बताने का काम करता है आपके जेम्स प्रिंसेप। इसी की चर्चा के बाद जो है आगे की प्रक्रिया जो है आपके शुरू होती है, और ये मेनली बुद्धिस्ट टेक्स्ट से जो है आपका कंपेयर करते हुए पढ़ा गया है, इसके बारे में जो मेनली चर्चा करते हैं। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन हो गई, ये जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो आपका सेकंड है, दिस गेव ए न्यू डायरेक्शन टू दी इन्वेस्टिगेशन इनटू दी अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। कैसे अर्ली इंडियन हिस्ट्री की पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानने के लिए एक डायरेक्शंस प्रोवाइड किया, हाउ इट वाज ए डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन इनटू दी अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानने के लिए इसने कैसे जो है न्यू डायरेक्शन प्रोवाइड किया। न्यू डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शंस टू इन्वेस्टिगेट इनटू अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। अर्ली इंडियन हिस्ट्री की पॉलिटिकल हिस्ट्री में न्यू डायरेक्शंस दिया है किसने, जो आपकी डिस्कवरी है या डेसिफरमेंट जो है, डेसिफर ऑफ ब्राह्मी एंड खरोष्टी, ब्राह्मी एंड खरोष्टी, ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट के डेसिफरमेंट ने ये पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको एक न्यू डायरेक्शंस दिया है, उसके बारे में जो है आपके बात करते हैं। न्यू डायरेक्शंस कैसे दिया, क्योंकि ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट के जो ब्राह्मी और खरोष्टी में ही सबसे पहले अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस जो है आपके लिखे गए थे। इन्हीं अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस को जब पढ़ा गया तो इन्हीं के थ्रू क्या चीज़ है कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है, अपने एंशिएंट पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है, उनके लीनिएज के बारे में जो है इजीली अपन जान सकते हैं। नाउ हिस्टोरियन कैन रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री या लीनिएज, हिस्ट्री या लीनिएज ऑफ द मेजर डायनेस्टीज, मेजर डायनेस्टीज ऑफ द एंशिएंट इंडिया, ऑफ द एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया की जितनी भी मेजर डायनेस्टीज थी, उन मेजर डायनेस्टीज के लीनिएज के बारे में, लीनिएज मतलब किसी रूलर के बाद में कौन रूलर बन रहा है, उसके बाद कौन रूलर बन रहा है, उसके बारे में जानने के लिए ये बेटर सोर्स बन गया है। ब्राह्मी और खरोष्टी के डेसिफरमेंट के बाद ये चेंजेस आए, इन्होंने ही जो है आपको न्यू डायरेक्शंस जो है हिस्टोरियन को वो प्रोवाइड करवाई है, उसके बारे में अपन मेनली चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो आपका सेकंड पॉइंट था, इस सेकंड पॉइंट ये एक्सप्लेन करता है, एक तो आपके वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस टू रिकंस्ट्रक्ट द लीनिएज ऑफ मेजर डायनेस्टीज, उसके बारे में बात कर रहा है, और दूसरी चीज़ के पॉलिटिकल हिस्ट्री का कहीं किसी और चीज़ों से जो है आपका कनेक्शंस है कि नहीं है। डज दिस कनेक्टेड टू दी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जो आपकी पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं थ्रू आउट द टाइम पीरियड, इनका किसी इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट से कोई कनेक्शंस है या नहीं है, इसके बारे में जो है हिस्टोरियन बात करेंगे। ट्राई टू कनेक्शन, ट्राई टू एस्टैब्लिश कनेक्शंस बिटवीन पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री आपकी इससे रिकंस्ट्रक्ट की जा रही है मेनली लीनिएज के बेस पे, और इन्हीं पॉलिटिकल हिस्ट्री का बिटवीन पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री, इसके साथ इसका कहीं ना कहीं कनेक्शंस जो है आपका बिठाने की बात की जाएगी। उसके बारे में जो है इस पूरी की पूरी चीज़ों में इसके जो आपके डेसिफरमेंट जो हुआ है उसके बाद ये चेंजेस जो है वो मेनली आए हैं। अब अगला टॉपिक बात करते हैं कि कैसे जो है 600 BC के अंदर आपके अर्लीस्ट स्टेट मेनली फॉर्म होना शुरू हुए। अर्लीस्ट स्टेट सबसे पहले एस्टेब्लिश जो है होना स्टार्ट हुए, और इसका मेनली रीज़न क्या था। इसके अगर मेनली रीज़न की बात करें तो सबसे पहले 600 BC में ही आपके आइडेंटिफाई हुआ था एक मेटल जो था आपका आयरन, उसके बारे में मेनली बात करते हैं, और उसी के बाद जो है सारी चीज़ें या सारे चेंजेस जो है वो यहाँ आना शुरू हुए थे। उसी के अंदर पढ़ते हैं कि 6th सेंचुरी की BC के अंदर जो मेजर चेंजेस है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इट वॉज ए मेजर टर्निंग पॉइंट। वाई इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट in the Indian history,
कौन सा टाइम पीरियड? 600 BC। क्यों है टर्निंग पीरियड? क्योंकि इसके अंदर एक तो आपका यूज़ होना शुरू हुआ सबसे पहले आयरन, जो कि सबसे पहले था। इसी आयरन के बेस पे सारे चेंजेस होना शुरू हुए। इसी आयरन की वजह से प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज़ हुआ। प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज़ हुआ तो ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी बढ़ी। ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़ जब बढ़ी तो सिटीज़ जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और वो यहाँ पे आपके सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड कहा जाता है। जब आपके सिटीज़ डेवलप हुई और ट्रेड एंड कॉमर्स जब बढ़ा तो यहाँ पे कोइनेज जो है वो डेवलप किया गया। अब जब ये कोइनेज जब डेवलप हुआ, सारी डाइवर्स एक्टिविटीज़ जो बनी, डाइवर्स सिस्टम जब बनने लगा, तो कुछ फिलोसॉफीज़ भी डेवलप होने लगी, जिसमें अपन बात करते हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी इस टाइम एस्टाब्लिश जो है वो होने लगे थे। आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी इस टाइम एस्टाब्लिश होने लगा था। दैट्स वाई द 600 BCE वॉज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। उसके बारे में मेनली आपके बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका यही था, वाई इट वॉज ए मेजर टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। अब इसी टाइम पीरियड के अंदर 600 BC के अंदर ही आपके बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट, बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट, जो बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के जो टेक्स्ट हैं वो यहाँ के अर्लीस्ट स्टेट्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। 16 स्टेट्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। कितने स्टेट? 16 स्टेट्स के बारे में जो है वो आपके एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाते हैं, और इन्हीं स्टेट्स का नाम जो है आपके महाजनपद रखा जाता है। महाजनपद। अब महाजनपद वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड जो है आपके डिराइव आया है जनपद से। जनपद का मतलब है जहाँ कोई पीपल्स जो है सबसे पहले आकर रहना शुरू होते हैं किसी लैंड के ऊपर। उसे छोटा एरिया जब होता है उसे जनपद कहते हैं, और यही जब वास्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है उसे महाजनपद जो है वो कहा जाना शुरू हुआ है। उसके बारे में जो है बात करते हैं। अब ये जो 16 महाजनपद है, इन्हीं 16 महाजनपद के बारे में अगर चर्चा करें तो बहुत सारे स्टेट्स के नाम दिए गए हैं आपके। मगध था, कौशल था, पांचाल था, गांधार था, अवंती था, कुरु था। ठीक है, ये बहुत सारे यहाँ पे स्टेट्स जो है वो आपके डेवलप हुए थे। अब इसी स्टेट्स के अंदर, इन्हीं महाजनपदास के अंदर अलग अलग तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम था। अलग अलग तरीके से जो है कंट्रोल जो है आपके एस्टेब्लिश किया गया। इसमें से 16 में से आपके जो 14 जो थे वो यहाँ पे मोनार्किकल थे। इसमें किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम था? मोनार्किकल पॉलिटिकल सिस्टम। और जो दो आपके थे मेनली वो आपके ओलिगार्की बेस्ड थे। ओलिगार्की, या जिसे आज के टाइम में अगर कहते हैं रिपब्लिकन बेस्ड। रिपब्लिकन बेस्ड मतलब किसी ग्रुप का जो है यहाँ पे रूल और हुआ करता था। इसमें से मेनली आपके एक नाम आया है, एग्जाम्पल आया है वज्जी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि ओलिगार्की पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कवर किया जाता था। इसके ऊपर ओलिगार्की का रूल था, ना कि मोनार्की। मोनार्की वो होता था जहाँ पे रूलर या राजा का शासन हुआ करता था। ओलिगार्की वो होता था जिस पे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का शासन होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है। अब ओलिगार्की के अंदर जितने पर्सन वहाँ पे दिखते हैं उन सभी पर्सन को राजा ही कहा जाता था। उनका जो है टाइटल ही राजा दिया जाता था सारे के सारे पर्सन्स को। और इनको जो है एक कैटेगरी उस टाइम के हिसाब से थी, वो गण या संघ कहा जाता था। इन्हीं स्टेट्स को गण या संघ कहा जाता था। ये मेनली आपके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप हो गए। बात आ गई समझ में। इन द 600 BC द अर्लीस्ट स्टेट्स वर फॉर्म्ड। दीज स्टेट्स वर एक्सप्लेन्ड इन द बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट। These Buddhist and Jaina texts explain about the 16 state which is called the Mahajanpad. Most of the Mahajanpada was a monarchical system and some were oligarchic महाजनपदा, जिसके अंदर आपके जो है उन्हें गण या संघ कहा जाता था। ये सारी आपके जो है चीज़ है। अब इसी के अंदर ये जितने भी जनपद हैं दे हैव देयर ओन कैपिटल। इनकी अपनी, इनके जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज महाजनपद, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या थे। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यही था कि इनकी अपनी ओन कैपिटल हुआ करती थी, इनकी अपनी राजधानी होती थी। इन्हीं स्टेट्स को आप आज की मॉडर्न कंट्रीज से जो है कंपेयर कर लो, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ जाएंगे। इन कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले ओन कैपिटल होती थी विच वर फोर्टिफाइड होने के पीछे मेनली रीज़न ये था कि उसके ऊपर बाहरी जो है इन्वेजन ना हो सके और सेफली जो है चीज़ें रह सकें। इसके अलावा उनका अपना ब्यूरोक्रेटिक एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, उन्होंने अपना ही
ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश किया, अपना ही पॉलिटिकल सिस्टम बनाया। मतलब उस स्टेट को कैसे आप जो है कंट्रोल करोगे, उसके लिए उन्होंने कुछ ऑफिसर्स जो है अपॉइंट किए थे, वो अपने खुद के थे, अपनी ही स्टेट बाउंड्रीज़ के अंदर उनको मेनली डेवलप किया था। इसके अलावा इनका खुद का अपना आर्मी था, अपनी ही आर्मी हुआ करती थी जो कि सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज होती थी। उसी के बारे में जो है आपके बात की गई है, इन आर्मीज़ के बारे में भी बात की गई। अब इसी टाइम के अंदर जो 600 BC के टाइम था, उसी टाइम में ब्राह्मणों का भी यहाँ पे जो है रोल आपके बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। इसी 600 BC के टाइम में ब्राह्मणों ने कंपाइलेशन शुरू किया। ब्राह्मणा स्टार्टेड टू राइटिंग अबाउट धर्म सूत्राज। इसे ही धर्मशास्त्र भी कहते थे, इन्हें ही धर्मशास्त्र कहते थे। और इसी टाइम में एंड स्मृतिज भी लिखना जो है वो शुरू हुई। अब ये थे क्या, इन टेक्स्ट के अंदर ऐसा क्या लिखा ब्राह्मणों ने? दे एक्सप्लेन्स अबाउट दी अबाउट नॉर्म्स। इन नॉर्म्स को, या जिसे रूल्स भी कहते हैं, इन रूल्स को लिखना शुरू हुए। ये रूल्स किस बारे में थे? सोशल रूल्स। दे एक्सप्लेन अबाउट द सोशल रूल, इकोनॉमिक रूल्स एंड पॉलिटिकल रूल्स। जो पॉलिटी के बारे में मेनली कौन कौन से रूल्स रहेंगे, उन रूल्स को भी यहाँ पे कवर जो है किया गया। इन्हीं रूल्स के अंदर आपके देखो कि इकोनॉमिक रूल्स की जिक्र किया गया। इन्हीं इकोनॉमिक रूल्स के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम होता है वो एम्पायर का कवर किया गया। रूलर को क्या एडवाइस दी गई कि जो भी आपके कलेक्ट है, टैक्सेस कलेक्ट करना है फ्रॉम दी कल्टिवेटर्स, फ्रॉम द पेस्टरलिस्ट, फ्रॉम द ट्रेडिशंस, फ्रॉम द आर्टिसंस। और इसी के बेस पे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या टैक्सेशन सिस्टम जो है वो डेवलप करने की बात करते हैं। टैक्सेशन सिस्टम, ये ही टैक्सेशन सिस्टम होगा जो आपके इनकम जनरेट का एक साधन बनेगा। किसके लिए? एम्पायर के लिए। इसी के थ्रू आपके इनकम जो है जनरेट होगी। तो यहाँ पे ये भी एक आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड हो गया। किसमें? इस आपके महाजनपद के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि उनका अपना इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डेवलप कर लिया गया। और इस इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में मेनली जो है एक्सप्लेनेशन किसमें दी गई? इन्हीं धर्मशास्त्राज, धर्मसूत्राज और स्मृतिज के अंदर ही एक्सप्लेन जो है आपके किया गया। इन्हीं धर्मशास्त्राज के अंदर, जो कि मेनली आपके संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए। ये आपके किस में लिखे गए? मेनली संस्कृत लैंग्वेज। तो इन कीवर्ड्स को आप ध्यान में रखो, आप इजीली समझ जाओगे सारी चीज़ की क्या था क्या नहीं था। उनके बारे में जो मेनली आपके चर्चा की गई। ओलिगार्कीज के बारे में अपन ने अभी पढ़ा कि जो आपके एक तरीके से रिपब्लिकन सिस्टम बेस्ड जो है एक सिस्टम डेवलप किया गया, जिसमें एक ग्रुप का जो है रूल हुआ करता था और इन्हें गण या संघ कहा जाता था इन द एंशिएंट टाइम पीरियड। अब जितने भी आपके महाजनपद डेवलप हुए थे, इन महाजनपद के अंदर मगध जो था आपका सबसे पावरफुल क्यों था? तो यहाँ पे वाई मगध वॉज सो पावरफुल अमॉन्ग द 16 महाजनपदा। इन 16 महाजनपदा की अगर बात करें तो मगध जो था आपके सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों था? उससे पहले अपने को देखना है सबसे पहले ये मगध था कहाँ। इट वॉज सिचुएटेड इन द मॉडर्न डे बिहार। आज का जो बिहार स्टेट देखते हैं उसी का जो सेंट्रल पार्ट है, ये मगध स्टेट सबसे पहले यहीं डेवलप हुआ था। अभी बात करते हैं कि ये पावरफुल क्यों था, उसके मेन क्या रीज़न थे। तो मेनली 6-7 जो आपके रीज़न थे उसमें, उनकी अपन जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहला रीज़न, मगध ए रीज़न वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव। तो पहला यहाँ पे रीज़न आता है प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर इतना प्रोडक्टिव क्यों था, कैसे था? क्योंकि अब जो आप मैप में एक तरीके से देखो, ये मैप है, ये आज का मगध जो है आपका यहाँ पे जो है सबसे पहले मगध का सेंट्रल पार्ट जो है वो डेवलप हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे ये थ्रू आउट द एम्पायर डेवलप हुआ था। इसके अंदर अगर जब देखेंगे तो ये जो गंगा रिवर है, ये गंगा और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, ये यहाँ पे
क्या लेके आती थी, सिल्ट और पानी का जो है फ्लो करती थी। तो इसी से रिलेटेड क्या चीज़ है, मगध के अंदर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होती थी और इसी प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर के बेस यहाँ पे सारी चीज़ें या इकोनॉमिक बेस बड़ा स्ट्रांग बना। दूसरी चीज़, आज के टाइम में भी अगर इस रीजन को देखोगे तो छोटा नागपुर जो एरियाज़ वगैरह आज के टाइम में अगर ज्योग्राफी के अंदर मेनली पढ़ते हैं तो आयरन और सबसे ज़्यादा इन्हीं एरियाज़ में। तो उस टाइम में भी यहाँ पे आयरन माइंस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आयरन माइंस जो बहुत ज़्यादा थी। अब इस आयरन माइंस होने की वजह से क्या चीज़ थी, क्योंकि आयरन न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था, आयरन मेटल जो था उसी टाइम इनके यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसी आयरन की वजह से वहाँ पे टूल्स और जो वेपन्स थे वो सबसे ज़्यादा बनाए जाने लगे। टूल्स जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में काम आते थे और वेपन्स जो थे मेनली वॉरफेयर के अंदर आपके काम आते थे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है वो बन रही थी। तो दूसरा कारण था आयरन माइंस की वजह से। आयरन माइंस वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन। तीसरी चीज़ थी अवेलेबिलिटी ऑफ द एलिफेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ द एलिफेंट। अब एलिफेंट की वजह से इन्हें क्या योगदान मिलता था या पावरफुल क्यों बनता था। अब यहाँ पे क्या थे कि जो मगध था, मगध के अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज़ थे। इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर इजीली अवेलेबल थे एलिफेंट्स, और एलिफेंट्स उस टाइम मैन वॉर कंपोनेंट था। इट वाज एन इम्पोर्टेंट वॉर कंपोनेंट फॉर द आर्मी, एंड जो आपके यहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज थे उसमें इजीली मेनली अवेलेबल हो जाते थे। इसके अलावा आपकी जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो आपके कन्वीनियंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, कन्वीनियंट कम्युनिकेशन थ्रू गंगा and its tributaries गंगा और उसकी सहायक नदियां जो थी ये यहाँ पे कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन या जो कन्वीनियंट कम्युनिकेशन जो है वो एस्टैब्लिश करती थी। अब इसे कन्वीनियंट कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि एंशियंट टाइम में रिवराइन रूट्स जो होते थे वो सबसे चीपेस्ट होते थे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, और जब चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे अवेलेबल है इसका मतलब ट्रेड भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। उसके ऊपर जो कॉस्ट है ट्रेड की वो कम आएगी। दूसरी चीज़, वॉर इक्विपमेंट और वॉर मटेरियल जो है, आर्मी भी जो है एक जगह से दूसरी जगह ईजिली जो है मूव की जा सकती थी थ्रू दीज रिवर्स। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे एम्बिशियस किंग्स थे, बहुत सारे यहाँ पे एम्बिशियस किंग्स जो थे उनकी भी बात की जाती है। एम्बिशियस किंग्स मतलब उनके द्वारा कुछ पॉलिसीज़ ऐसी अडॉप्ट की गई जो कि आगे जाके इन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है, जिनके अंदर बहुत सारे रूलर्स की बात करते हैं। आपके अर्लीस्ट टाइम के अंदर मेनली अजातशत्रु और बिंबिसार जो थे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। इसके बाद जब नंद वंश यहाँ पे या नंद डायनेस्टी के द्वारा जब रूल किया जाता है उसका सबसे फेमस रूलर महापद्म नंद की बात करते हैं। और उसके बाद जब ये मौर्यन एम्पायर के अंदर कन्वर्ट होता है तो अशोका भी है जो आपके एम्बिशियस किंग्स के अंदर इंक्लूड था। उसने भी जो है यहाँ की पावरफुल या जो एम्पायर के एक्सटेंशन जो था वो यहाँ पे या एक्सपेंशन जो था कंटिन्यू रखा था। इसके अलावा अगला जो है आपके राजगृह था, एम्बिशियस किंग्स एंड देयर पॉलिसीज। इसके अलावा फोर्टिफाइड कैपिटल, यहाँ की जो कैपिटल हुआ करती थी विच वर राजगृह या आपके यहाँ पे राजगह लिखा है। अब ये राजगढ़ जो कैपिटल थी विच वर फोर्टिफाइड बाय द नेचुरल माउंटेन रेंजेस। जो नेचुरल माउंटेन रेंजेस थी उनसे यहाँ पे ये कवर था पूरा का पूरा रीजन, जो तीनों तरफ से आपके ये घिरी हुई थी। अब फोर्टिफाइड कैपिटल थी तो इसका मतलब जो हिल्स थी वो इन्हें प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाती थी, नेचुरल प्रोटेक्शन। राजगढ़ वाले फोर्टिफाइड सेटलमेंट लोकेटेड अमॉन्ग्स द हिल्स, जो कि क्या कर रही है आपके जो बाहरी जितने भी अटैक्स हो रहे हैं उन बाहरी अटैक्स को यहाँ पे रोकने का काम ये नेचुरल हिल्स अपने आप कर लेती थी। इसके बाद जो है जब अर्लीस्ट यहाँ पे राजगृह थी, राजगृह के कुछ टाइम बाद आपके 4th सेंचुरी BCE के अंदर पाटलिपुत्र को मेनली कैपिटल बनाया गया, और पाटलिपुत्र की भी लोकेशंस जो थी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे थी, इनके बैंक पे थी, तो वो भी उसकी सिचुएशन बड़ी ही अच्छी थी। तो इनकी वजह से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की वजह से यहाँ पे इनका जो है कैपिटल बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड थी। तो इसके अंदर अपन ने मेनली कैसे महाजनपद जो है वो बने, इन महाजनपद के बाद मगध कैसे पावरफुल रहा था उसके बारे में जो है चर्चा की।
अगली क्लास में अपन बात करने वाले हैं यही मगध एम्पायर जो है बाद में कन्वर्ट होकर मौर्यन एम्पायर में आपका बनेगा, और मौर्यन एम्पायर के मैन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।